Good morning students. Today we will discuss solubility. आज हम solubility डिस्कस करेंगे। तो solubility में हमें पहले डिस्कस कर लेता हूँ सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा। तो सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ दो कंपोनेंट में जो चीज़ डिज़ोल्व करते हैं वो सोल्यूट होता है, और जिसमें डिज़ोल्व किया जाता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इस केस में जब हम सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे कि सोल्यूट की अमाउंट कितनी है, कि कितना सोल्यूट डिज़ोल्व हो गया पानी में, तो वो कहलाएगी सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ से अगर आप देखें, सॉल्युबिलिटी इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट इज़ इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द saturated solution at specific temperature. It means that when we prepare a saturated solution, then it will indicate that how much amount of solute can be dissolved. अब saturated solution क्या होता है? The solution which contain maximum amount of solute. Saturated solution से बोलेंगे the saturated solution is that solution which contain maximum amount of solute. तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई इसमें? सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी यहाँ से ये आएगी कि उस मैक्सिमम जो हमने सोल्यूट डिज़ोल्व किया है वो कितना है, मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट इज़ इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, और इवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी कांस्टेंट रख रहे हैं। जैसे 1 लीटर ले लिया, तो 1 लीटर में कितना मैक्सिमम आप सोल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी जो है दो, वो उस पर भी फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। द फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटीज़, तो कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करेंगे? तो नंबर 1 है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट भी इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है, जो सॉल्युबिलिटी बन रही है वो किससे बना रहे हैं? हम सॉल्युबिलिटी कर रहे हैं कोई चीज़, तो उसमें दो चीज़ें ले रहे हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा और सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी। और दूसरा फैक्टर आएगा इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो टेम्परेचर का भी रोल होगा सॉल्युबिलिटी पे। और इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, प्रेशर का भी रोल डिस्कस करेंगे हम सॉल्युबिलिटी पे। तो 3 टाइप के हमने देखे। एक तो नेचर ले लिया, नेचर मीन्स जो सोल्यूट और सॉल्वेंट लिए हैं वो किस टाइप्स के हैं, उस हिसाब से सॉल्युबिलिटी को क्या असर होगा। दूसरा हमने लिया कि टेम्परेचर का क्या रोल होगा, और तीसरा हमने लिया कि प्रेशर का क्या रोल होगा। तो अब डिस्कस करते हैं नंबर 1 पे, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो इसका मतलब ये होगा कि जो एक जैसे कंपाउंड होंगे वो उस टाइप के सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होंगे, क्योंकि हमारे पास 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में डिज़ोल्व होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड किस में डिज़ोल्व होंगे? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक वाटर, वाटर की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो वाटर कौन सा सॉल्वेंट है हमारा? वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो जो नमक है, NaCl, शुगर, ये सारे कौन से कंपाउंड होंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हमें वाटर का पता है कि वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जो भी चीज़ वाटर में डिज़ोल्व होगी वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही होंगे, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो ये इसको फिनोमिना को हम बोलते हैं लाइक डिज़ोल्व लाइक। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन सब्सटेंस में देखो लिखा हुआ है, सब्सटेंस हैविंग सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्स आर लाइकली टू बी सॉल्युबल इन ईच अदर। क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसी होती है। और पोलर सोल्यूट डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट।
तो जो ऑर्गेनिक जो हमारे हैं वो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं और इनऑर्गेनिक पोलर कंपाउंड होते हैं। तो वाटर पोलर कंपाउंड में आता है, यानी कि पोलर सॉल्वेंट आया वाटर हमारा। तो NaCl भी आप देखें नमक, ये भी पोलर होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयनिक कंपाउंड को हम पोलर, बेसिकली आयनिक कंपाउंड ही पोलर कंपाउंड होते हैं। तो लाइक डिजॉल्व लाइक का ये फिनोमिना है। अब हम दूसरा देखें, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो अगर देखें तो सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट होगा। वैसे देखने में तो ये लगता है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इन जनरल बात करूं, मगर ऐसा नहीं होता। जो टेम्परेचर का रोल है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ रिएक्शन पे, कि हमारी रिएक्शन किस टाइप की है। टाइप्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक में डेल्टा H पॉजिटिव होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H होगा नेगेटिव। तो जब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो उस केस में डेल्टा H पॉजिटिव है। इट मीन्स अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वो पॉजिटिव बिहेव करेगी, सॉल्युबिलिटी कैसी बिहेव करेगी, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया और रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, तो वो टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर रिएक्शन का नेचर एंडोथर्मिक है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। अब वो दूसरा केस लेते हैं, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक में डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव, तो वो बिहेव भी नेगेटिव करेगा। नेगेटिव होता उल्ट, अपोजिट। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी। अगर टेम्परेचर को कम करे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो इट मीन्स देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी। We have, in order to discuss the effect of temperature on solubility, we have to focus on the types of reaction, and there are two types of reaction. Number one, endothermic reaction, and number two, exothermic reaction. In endothermic reaction, the change in enthalpy, that is delta H, is positive. Therefore increase in temperature will increase the solubility. It means in endothermic reaction, solubility is directly proportional to temperature. But in case of exothermic reaction, the exothermic reaction कौन सी होंगी? Exothermic reaction are दो reaction in which change in enthalpy, that is delta H is negative. तो delta H negative है तो फिर क्या होगा? When we increase the temperature, solubility will decrease. It means solubility in case of exothermic reaction is inversely proportional to temperature, is inversely proportional to temperature. Therefore we can see that for endothermic reaction solubility is directly proportional to temperature, and for exothermic reaction solubility is inversely proportional to temperature. Now next we will discuss effect of pressure on solubility. Since solid and liquid have no pressure, therefore there is no effect of pressure on solubility. क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं सॉलिड लिक्विड, तो जो इनकम्प्रेसिबल चीज़ है उस पर प्रेशर का कोई रोल नहीं होता, उनका प्रेशर जीरो होता है, तो उसको देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। व्हाट इन केस ऑफ गैस, थ्री स्टेट्स में गैस ही एक ऐसी चीज़ है, देयर इज़ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर डिस्कस करना है तो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर एक ही केस में डिस्कस हो सकता है, जब हम गैस को डिज़ोल्व कर रहे हैं। अगर हम नमक को सपोज करो NaCl, वो सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो हम सल्यूट कौन सा आ गया हमारा, सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो आप दोनों देखो, सॉलिड और लिक्विड, इन दोनों पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल हैं दोनों। तो इसलिए इस केस में देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बट व्हेन वी टेक सोल्यूट एज गैस, सॉल्वेंट एज लिक्विड, अब सोल्यूट गैस ले लें और सॉल्वेंट लिक्विड ले लें, तो दोनों में एक तो लिक्विड आ गया, लिक्विड पे तो खैर प्रेशर का कोई रोल नहीं है, मगर गैस पे प्रेशर का रोल होता है। जब दो कंपोनेंट में, सोल्यूट और सॉल्वेंट में, अगर एक कंपोनेंट गैसियस फेज में है
तब हम प्रेशर को डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस किया था हेनरीज ने, हेनरी लॉ यहाँ से आया था हमारा। तो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर में ये था कि solubility of gas increase with solubility of gas increase with increase in pressure। तो solubility गैस कब बढ़ेगी? जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो solubility भी हमारी बढ़ जाएगी। अमाउंट पर यूनिट। तो यहाँ से हेनरी लॉ की क्या डेफिनेशन बनेगी? देखो यहाँ से लिखा है रिलेशनशिप, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। एस मीन्स सॉलिबिलिटी। द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कांस्टेंट करेंगे और वो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, कम। टेम्परेचर को हम कम रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि गैस का नेचर क्या होता है? गैस की काइनेटिक एनर्जी बड़ी ज़्यादा होती है, तो उसको कंट्रोल भी करना होता है। तो वी कैन डिज़ोल्व गैस इन लिक्विड अंडर टू कंडीशंस, नंबर 1 एट हाई प्रेशर एंड नंबर 2 एट लो टेम्परेचर। तो दिस इज द हेनरीज लॉ। और मैथमेटिकली हेनरी लॉ किसके बराबर आ गया? एस इज इक्वल टू के एच इंटू पी। तो एस है सॉलिबिलिटी, पी है प्रेशर, के एच है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। हेनरी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसको बोलते हैं हम। तो यहाँ से आपने हेनरीज लॉ की डेफिनेशन लिखनी है। द अमाउंट, नहीं सॉरी, हेनरी लॉ आप ऐसे लिखना है, ज़रा शॉर्ट में बता रहा हूँ, सिंपल। द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस एट लो टेम्परेचर। solubility of gas is directly proportional to pressure of gas at low temperature। तो ये solubility of गैस की बात होगी। तो बुक्स में आपको डेफिनेशन दी है, जो आपको आसान लगे वो लिख लेनी है आपने। तो यहाँ से ये दो डेफिनेशंस हैं जो इन टर्म ऑफ सॉलिबिलिटी और प्रेशर के फॉर्म में भी और मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आती है ये हेनरीज लॉ। तो मोल फ्रैक्शन के भी डायरेक्टली होगा, मीन्स जैसे जैसे हमारा जो सॉलिबिलिटी है वो मोल फ्रैक्शन पे भी डिपेंड करेगी। मोल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि ज़्यादा गैस लेंगे तो ज़्यादा सॉलिबल हो जाएगी, कम गैस लेंगे तो सॉलिबिलिटी भी कम होगी। क्योंकि जब हम गैस को डिज़ोल्व करते हैं तो 100% गैस डिज़ोल्व नहीं होती है, कुछ गैस का नेचर है वो इवेपोरेट होगा ही होगा, उसको नहीं आप चेंज कर सकते। जब हम ज़्यादा प्रेशर पे ज़्यादा गैस डालेंगे तो वहाँ चांस मैक्सिमम हो जाएंगे कि मैक्सिमम गैस डिज़ोल्व हो जाए। अब गैस थोड़ी सी ली है तो उसमें फिर अमाउंट भी थोड़ी ही डिज़ोल्व होगी। तो मोल फ्रैक्शन से भी सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इस बेस पे अगर हम डिस्कस करें तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ आ जाएगी हम नेक्स्ट वीडियो पे। इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।